तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पे। आज इस वीडियो में टिश्यू से रिलेटेड बातें समझेंगे, जो कि ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है ना। सेलों के समूह को ही उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आज इसी टॉपिक को विस्तार में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, सरकारी एग्जाम्स जो होती है, उसमें प्रश्न आते हैं, देखने को मिले हैं, और इसीलिए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात आता है टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक कहते किसको हैं? अगर परिभाषा की बात देखें तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और संरचना और कार्य समान होती है, उसे ही उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ना? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? तो मार्सेलो मालपीकी हैं। ठीक है ना? मार्सेलो मालपीकी को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। जैसे सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वैसे ही उत्तक के बारे में भी है। वैसे सेल के ऊपर वीडियो बना दिया गया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, और इंड स्क्रीन पे भी वो आएगा। अगर आप चेक देखना चाहते हो तो क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं। टिश्यू जो शब्द है, सबसे पहले बिचेट ने दिया था। बिचेट नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ही सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले देखिए, हमारे बॉडी जो होता है वो सेल से बना हुआ है। सेल आगे चल के जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाता है तो बना देता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। और टिश्यू आगे मिलता है तो ऑर्गेन बन जाता है, और ऑर्गेन मिलता है तो क्या बन जाता है? बॉडी बन जाता है ना। एक मानव का शरीर बन जाता है, या फिर पौधों का शरीर बन जाता है, कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तकों के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे मेनली हम दो टाइप से पढ़ेंगे, पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पादप उत्तक को भी दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? तो विभज्योतकी उत्तक, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक स्थायी उत्तक होता है जिसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। और विभज्योतकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरे, तीन टाइप के होते हैं। यानी कि हिंदी में इसको शीर्षस्थ कहो, पार्श्व कहो, और अंतर्विष्ट कह दो। ये तीन प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के हम देखेंगे, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। और सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, और दृढ़ उत्तक यानी कि पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसका इंग्लिश का नाम है। और जटिल कॉम्प्लेक्स उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम संवहन बंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा विभाजन पादप उत्तकों का। आगे चलते, सबसे पहले हम लोग विभज्योतकी उत्तक के बारे में समझते हैं है क्या, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ समझा जाएगा। तो विभज्योतकी उत्तक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में, याद रख लेंगे। अब क्या होता है? इन उत्तकों की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है। ठीक है, लगातार क्या होती रहती है? विभाजित होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब विभाजित होना बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो इसी को हम लोग परमानेंट टिश्यू कह देते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है? यह पौधों में क्या ग्रोथ करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। क्लियर है? ये है। अब आता है कि इसमें सबसे पहला हमने पढ़ रखा है कि शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टीम क्या होता है? तो क्या करता है? ये जड़ और तने के शीर्ष पर होता है। ठीक है, शीर्ष पर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शीर्ष पे रहेगा, यहाँ शीर्ष पे रहेगा, और ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक, नीचे रहेगा कि नीचे की ओर लेके जाएगा, और ऊपर के रहेगा तो ऊपर की ओर लेके जाएगा, लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक, अब दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टीम यानी कि पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक। ये क्या करता है? तनों के जड़ के किनारों पे रहता है। क्या रहता है? तो किनारों पे रहेगा। किनारे पर रहेगा तो क्या करेगा कि मोटाई यानी कि चौड़ाई को बढ़ाएगा। देख सकते हैं, पहले ऐसा था, बाद में ऐसा फैल गया। चौड़ाई को बढ़ाएगा समय के साथ, जैसे जैसे फिर बड़ा होगा। एक आता है अंतर्विष्ट यानी कि तीसरा, इंटर कैलोरी मेरिस्टीम। तो यह पत्तियों के आधार, लिख सकते हैं आधार, और टहनियों के पर्व यानी कि नोड्स के पास होते हैं।
जैसे कि कोई देखते होंगे गाय है या बकरी है, कोई घास चर जाती है, वहां से फिर से उग जाता है। ठीक है, तो यह घास चरने वाले जानवरों द्वारा खाए गए हिस्से को क्या करता है कि दोबारा बढ़ने में हेल्प करता है। इंटर कैलोरी मरस्ट्रीम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतिकी उत्तक। क्लियर है, ये बात है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो घास गाय खा लेता है वहां पे फिर से उग जाता है, तो यही बात होता है। ठीक है, इसी उत्तक का सारा कमाल है। अब आता है अस्थाई उत्तक के बारे में। तो अस्थाई उत्तक क्या होता है, इसको हम सब देखते हैं कि जब विभज्योतिकी उत्तक अपनी विभाजन क्षमता खो देती है, पहले ही हम बता चुके हैं कि जब विभाजन क्षमता को खो देती है तो क्या बन जाती है, वो अस्थाई उत्तक बन जाती है। क्लियर है। और ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन तीन प्रकार है इसका, तो देख सकते हैं मृदु उत्तक यानी कि पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक होता है। ये क्या होता है, तो ये कोशिकाएं जीवित होती है। मृदु उत्तक के बारे में बात करें तो ये कोशिकाएं जीवित होती है और इनके बीच काफी खाली स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस होता है। देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है। तो जब सेल होता है ना तो क्या होता है, सब गोल रहेगा तो बीच में खाली जगह रह जाता है, और जो दो सेलों के बीच का जो खाली स्थान रहता है उसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, ये भोजन का भंडार यानी कि स्टोर करने में हेल्प करता है। अब विशेषता की बात करते हैं तो देखिए, जिस मृदु उत्तक में क्लोरेनकाइमा में पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा ना, उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल आ गया तो उसको नाम पड़ गया पेरेनकाइमा। ठीक है ना, सॉरी क्लोरेनकाइमा हो गया। और ये आगे चल के क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। और जलीय पौधों में देख लेते हैं तो इसमें खाली थैली रहती है, हवा की थैली रहेगी, इसीलिए इसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। तो जलीय पौधों में हवा की थैली होती है जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। और पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल को जोड़ दिया जाए तो इसको क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा, और ये आगे चल के प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। स्थूल कोण उत्तक के बारे में बात करें, कॉलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं, तो कोशिकाएं कोनों पर क्या होती है, तो मोटी हो जाती है, और इसका कार्य क्या होती है, तो इसको लचीलापन देता है, पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जिससे जब हवा आंधी तूफान चलता है तो पौधे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होके मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, है ना, टूटेंगे नहीं, मुड़ जाते हैं। इसलिए कोई जो पौधा होता है मुड़ता नहीं ना, वो हवा में टूट जाता है। तो सर स्थूल कोण यानी कि कोलेनकाइमा का कमाल है कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देता है पौधों को, पेड़ पौधों को। अब आता है स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक जिसको कहते हैं। तो ये कोशिकाएं मृत होती है, डेड होती है, याद रखेंगे। और इसकी दीवारें लिग्निन के कारण बहुत ज्यादा मोटी होती है। लिग्निन एक सीमेंटिक टाइप का पदार्थ होता है जिसके कारण बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। और याद रखिएगा, इसकी दीवारें जो होती है काफी मोटी हो जाती है, जिस वजह से इसमें खाली स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखिए इसमें होता है ना, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी, किसके कारण, तो लिग्निन के कारण। और ये कार्य क्या करता है, तो ये पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि आप नारियल को देख सकते हो, बादाम को देख सकते हो, और अखरोट का जो छिलका रहता है वो काफी हार्ड रहता है, तो इसी के कारण होता है। इसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जटिल स्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और इन्हें संवहन उत्तक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, या वैस्कुलर बंडल भी आप कह सकते हो। ये दो प्रकार की होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, तो ये जल यानी कि वाटर और खनिज यानी मिनरल्स को पौधों के अन्य भाग तक ये पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो जाइलम, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जाइलम और फ्लोएम में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या काम करता है। तो ज से याद रखिए कि जाइलम जल ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम देखिए फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो ऐसे याद रखेंगे फ्लोएम क्या करता है, फूड का स्थानांतरण करने में मदद करता है। यह केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है,
स्थानांतरित यहाँ से, क्योंकि जल कहाँ से निकालेगा, जमीन से लेके जाएगा जड़ों के माध्यम से और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। क्लियर है, काम करता है। इसमें मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम की प्रमुख कोशिकाएं कैसे, तो वेसल्स टाइप होगी, ट्रैकिड होगी, जाइलम फाइबर टाइप होगी और जाइलम पैरेंकाइमा के जैसा होगा। ऐसा इस सेलों का ये आकार है। प्रमुख कोशिकाएं होती है, जाइलम में भी अलग अलग प्रकार के होता है सेल, ये उनका प्रकार है चारों। ठीक है, जल और खनिजों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर करता है, याद रखेंगे जाइलम। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है। फूड कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों से हर जगह पे फूड को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, यह दोनों दिशाओं में यानी कि बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर काम करता है। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है और सिवाय फ्लोएम फाइबर के, फ्लोएम फाइबर जीवित कोशिकाओं का नहीं बना रहता है, लेकिन बाकी सब जीवित कोशिकाओं के बना होता है। फ्लोएम की प्रमुख कोशिकाओं की बात करें तो देखिए सीव ट्यूब होता है, एक कंपेनियन सेल होता है, एक फ्लोएम फाइबर होता है, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर होता है यह जीवित कोशिकाओं का नहीं बना होता, बाकी सब तीन जो है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो याद रख लेंगे जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या होता है, दोनों ओर करता है, ऊपर नीचे सब जगह करता है। ठीक है, तो जाइलम के बाद देख लो जल और खनिजों का परिवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ओर ये परिवहन करने का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो जरूर लाइक करें और मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए आते हैं जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के मुख्य उत्तक पाए जाते हैं। सबसे पहला उपकला, जिसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इसी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो ये क्या होता है, यह शरीर के बाहरी अंगों को ढकता है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारी त्वचा और स्किन एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। विशेषता क्या होगा, तो कोशिकाएं आपस में कसकर जुड़ी होती है और इसके बीच खाली स्थान नहीं होता। कार्य क्या होता है इसका, तो रक्षा करना, अवशोषण करना, अब्जॉर्ब करना और स्राव यानी कि सिक्रीट करना। ठीक है, इसका काम होता है। और फेफड़ों की एल्वियोलाई और रक्त वाहिकाएं की परत इसी से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहला आता है उपकला उत्तक के प्रकार। तो चारों को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला आता है सरल पटलाकार, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और बहुस्तरीय पटलाकार। ये 4 प्रकार के आपको उत्तक मिल जाएंगे, टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है ना। और उपकला टिश्यू ये क्या होता है, चपटे और पतले कोशिकाएं होते हैं। उदाहरण के जैसे फेफड़ों की एल्वियोलाई, रक्तवाहिकाएं की परत, ये सब इसी से बने होते हैं। और सरल घनाकार यानी क्यूबॉइडल, कहां से, तो इसे की गुदा हो गया कि नलिकाएं और ग्रंथियों की नलिकाएं, ये सब बनी होती है सरल घनाकार टिश्यू से बने होते हैं, यानी कि उपकला के एक प्रकार है ना, उसी से बना होता है। सरल स्तंभाकार कॉलमनर के बारे में बात करें तो ये लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो आंत की भीतरी परत जो होती है, जो इंटेस्टाइन की भीतरी परत होती है, अमाशय की जो परत होती है, वो इसी से बना होता है, कॉलमनर सेल से ही बना होता है। अब आता है बहुस्तरीय पटलाकार। बहुस्तरीय कहने का मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय, जैसे कि पहला लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, तो यानी बहुस्तरीय जिसको कहते हैं। कई परतों में चपटी कोशिकाएं होती है। हमारी त्वचा हो गया, मुख गुहा हो गया कि भीतरी परत जो हो गया, नीचे स्किन, ये सब जो हो गया वो इसी से बनी रहती है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा होता है संयोजी उत्तक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जो हमारा ब्लड है वो तरल संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक अब यहाँ समझेंगे कि क्या होता है। ब्लड का चैप्टर पढ़ा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप जाके पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। परिभाषा के देखो तो इस शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ब्लड को देख लो भैया, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है।
जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और अस्थि हो गया जैसे कि बोन, तो यह कठोर संयोजी उत्तक का बना होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। हड्डियों किस चीज से बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? तो शरीर को आकार देना, सुरक्षा देना और सहारा प्रदान करना। अगर जिस आदमी में हड्डी ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? अब आता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे कि हड्डी होता है ना, तो हड्डी से भी एक लचीला और हड्डी टाइप का ही होता है। जैसे कि आपका कान देख लीजिए, ठीक है ना, वो कार्टिलेज का बना होता है। यह हड्डी से भी नरम और लचीला होता है कार्टिलेज, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है। जैसे हमारे कान की बाहरी हिस्सा, नाक की नोक, ये सब कार्टिलेज से बना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? सहारा प्रदान करना और घर्षण को कम करना, इसका काम होता है। ठीक, अब होता है टेंडन। तो टेंडन ये क्या करता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा, जो मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। ठीक है ना, ये बात। इसका ट्रिक याद रखिए, MBT यानी कि मसल्स बोन टेंडन, ऐसे याद रखेंगे। MBT, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया? तो बाइसेप्स मांसपेशियां हो गया, ह्यूमरस की हड्डी से जुड़ना, देख सकते हो सारा हमारा मांसपेशियां जो है वो हड्डी से कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है, तभी तो काम कर पाते हैं, है ना। अब आता है लिगामेंट। तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, बोन टू बोन। ठीक है, टेंडन क्या काम करता है? मसल्स टू बोन, और लिगामेंट क्या काम करता है? बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसको याद रखेंगे, BBL, है ना, बोन बोन लिगामेंट, ऐसे याद रखेंगे। ये काम करता है घुटनों के जोड़ में हड्डियों को जोड़ना, जैसे कि देखते हो हमारे जहां जहां पे ज्वाइंट है, घुटना में हो गया ये सब, तो जहां जहां ज्वाइंट है आपको लिगामेंट ही वहां पे जोड़ता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से। अब आता है एडिपोज टिश्यू यानी कि वसामय उत्तक जिसको कहते हैं। यह त्वचा के नीचे यानी कि वसा, फैट्स में जमा रहता है। ये क्या करता है? तो शरीर को गर्म रखता है। सद में यानी कि शॉक अब्सॉर्ब करता है। ये शॉक अब्सॉर्ब, जैसे कोई मुक्का मारता है ना, तो उस शॉक को क्या करता है? जैसे जो मोटा आदमी रहेगा उसको मुक्का मारोगे तो थोड़ा कम चोट लगेगा पतला आदमी के तुलना में। क्यों? क्योंकि जो फैट्स है वो शॉक को क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है, चोट को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ऐसा बात है। तो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्व्स टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह उत्तक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोर्ड्स और तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा गया है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। इसमें देखने वाली बात यह है, इकाई क्या होता है? देखिए, इसकी इकाई, कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना, यानी कि तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स से ही मिलके बनता है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू बनते हैं। ठीक, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की संरचना देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप ये जो सेल देख रहे हो न्यूरॉन्स की ही है। ठीक, जो बाहरी जो निकला हुआ भाग दिख रहा है आपको डाली के जैसा, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। संदेश प्राप्त करता है, ये मैसेज यही प्राप्त करता है। सेकंड में आपको ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि सेल बॉडी कहते हैं। इसमें नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, जैसे आप ये देख सकते हो बीच का न्यूक्लियस होता है ये। अब एक आता है एक्सॉन, तो बीच में जो पीला पीला कलर का ईंट टाइप का भाग देख रहे हो, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये संदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और एक आता है माइलिन शीथ, जो इधर का पार्ट देख रहे हो इसको कहते हैं माइलिन शीथ। यह क्या करता है? इंसुलेशन का काम करता है, जिससे संदेश तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि जो भी मैसेज है, जैसे कि कोई चींटी काटा, मच्छर काटा, कोई कुछ बोला, ठीक है ना, तो कैसे बहुत तेजी से ध्यान उधर की ओर जाता है, तो सब इसी का कमाल है। फिर आता है कि रेनवियर नोड्स होता है, ये जो बीच बीच में खाली स्थान दिख रहा है, इसको, इस नोड्स को कहते हैं रेनवियर नोड्स कहते हैं। क्लियर? और जो बीच का इधर का घुंघरू टाइप दिख रहा है लटका हुआ, इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। संदेश को आगे की ओर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ये। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना और क्या काम करता है वो बता दिया गया है। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें
तो यह ऊतक बहुत संवेदनशील होता है। यह शरीर के नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कोशिकाएं संदेशों को बहुत तेजी से संचरित करती है। देखते हो पैर में चींटी काट ले या फिर कुछ भी हलचल होता है, तुरंत हमको पता चल जाता है कि क्या हुआ है ना। मच्छर काट लेगा पैर में तो रात में सोते समय हमारा थप्पड़ कहाँ जाएगा, पैर जहाँ पे मच्छर पड़ा है उसी को जाके चिपका से मार देगा, ठीक है ना। तो कौन इतना सारा मैसेज को रिसीव करता है, एक्शन करवाने में हेल्प करता है, तो सब न्यूरॉन्स का ही कमाल है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन में होते हैं। अब आता है कार्य। शरीर के संदेशों यानी कि सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से पहुंचाता है, ठीक है। ये बात होता है टोटल, हमारा न्यूरॉन्स खत्म यहीं से, एक तरह से बोल सकते हैं कि डाकिया के जैसा काम करता है। तो आज का जो टिश्यू का जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट करो, और कमेंट करो तो आपको ये नोट्स जो है, जितना पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन काफी मजेदार था।